आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल हम करने वाले हैं डिजिटल टैक्स टसल्स, इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एक लाइकली टैक्स वॉर के ऊपर, टैरिफ वॉर के ऊपर, जो अमेरिका शुरू कर सकता है दुनिया भर के साथ। शुरू करेंगे उसी अंदाज में जिसमें आपको ग्रामर और वोकैबुलरी साथ में करवाता हूँ मैं ट्रांसलेशन के, है ना। ज़रूर से ध्यान से सारे ग्रामर रूल्स को समझें और वोकैबुलरी को नोट करते जाएँ। लास्ट में अप्लाई करें इस क्विज़ पे। ये क्विज़ है, जितने भी ग्रामर रूल आप सीखोगे सारे के सारे इस पे अप्लाई होंगे, है ना। पहले इसको एक ट्राई देना और फिर ये दूसरा वाला क्विज़ है, इसको भी आपको ट्राई देना है। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ये आपके लिए ना एक मोटिवेशन है। आप वीडियो को देखो, सीखो, बाद में क्विज़ में आपके 5 में से 4 नंबर आएँ तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैंने कुछ सीखा है आज, है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे डिजिटल टैक्स टसल्स, डिजिटल टैक्स पे होने वाले झगड़े। टसल का मतलब होता है वॉर, फाइट, स्कफल, स्कर्मिश, है ना, आपस की लड़ाई, रस्साकशी को बोलते हैं टसल। तो कह रहे डिजिटल टैक्स पे बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं और बात कर रहा है ऑन प्रिवेंटिंग अ टैरिफ वॉर। हमें प्रिवेंट करना है, रोकना है एक टैरिफ की वॉर को। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, यानी कि कर। अगर टैक्सेस पे एक वॉर छिड़ गई दुनिया भर में, अभी भी इकॉनमी जो है कोविड से उभरी नहीं है, अगर ऐसी टैरिफ वॉर छिड़ी तो सभी देशों की इकॉनमीज को नुकसान होगा, है ना। हमें प्रिवेंट करना है। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, कौन वॉर को छेड़ेगा और कौन प्रिवेंट करेगा। कह रहे द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ टैरिफ वॉर टू प्रोटेक्ट डिजिटल सेक्टर विच हैज़ लो टैक्स ऑपरेशंस। कह रहे दुनिया जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकती है। कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड करने का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को बेयर करना, उसकी कीमत को टॉलरेट करना, सहना। दुनिया नहीं सह पाएगी कीमत को अगर एक टैक्स वॉर हो गई, एक टैरिफ वॉर हो गई। और ये कौन सी वॉर होगी, जो प्रोटेक्ट करने वाली होगी डिजिटल सेक्टर को, गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को, जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं उनको। कह रहा है ये जो वो सेक्टर है जिसके पास है विच हैज़ लो टैक्स ऑपरेशंस। ये ऐसा टैक्स सेक्टर है जिसमें जो ऑपरेशंस हैं उन पे ऑलरेडी बहुत कम टैक्स लगता है। तो डिजिटल सेक्टर में ना के बराबर टैक्स तो ऑलरेडी लगता ही है, और उसके ऊपर भी अमेरिका बोले कि हम एक टैक्स वॉर करेंगे। ये ना के बराबर वाला टैक्स भी है ना हमें पसंद नहीं है। तो कह रहा है ऐसी टैरिफ वॉर जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाएगी दुनिया, क्योंकि इसमें ना के बराबर टैक्स ऑलरेडी लगा रहे हैं। समझ गए। पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा ना तब समझ में आएगा आपको। अब देखने वाली चीज़ सेंटेंस में वर्ड आपका सब्जेक्ट है, कैन नॉट अफोर्ड इसकी वर्ब है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है। ठीक है। सब्जेक्ट्स और वर्ब आपको मिलेंगे ब्लू और पिंक कलर में। अगर आप और कुछ करो ना करो, हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने की कोशिश करो मेरे साथ। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो। चलिए एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। लेकिन उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है कि देखो यूएस की जो डिजिटल कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, सारी दुनिया पे राज करती हैं। और भी बहुत सारी डिजिटल कंपनियां हैं। इन डिजिटल कंपनियों की कमाइयों पे टैक्स लगाया जाता है इनके ऑपरेशंस पे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में, और जहाँ जहाँ ये डिजिटल कंपनियां अपना व्यापार करती हैं। अभी तक ये टैक्स होता ही नहीं था, आजकल लगने लगा 1, 2 या 3%, बहुत ही कम, ना के बराबर। अब इस बात से अमेरिका खफा है। उन्होंने एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया है कि अब जो कंट्रीज़ हमारी गूगल पे, फेसबुक पे टैक्स लगाती है ना, उन कंट्रीज़ के सामान पे हम बहुत सारा टैक्स लगाएंगे जवाबी हमले में। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है ये टैक्स पहले तो लगता ही नहीं था, कितने सालों तक तो लगाया ही नहीं। अब थोड़ा बहुत 1-2% लगाया है किसी देश ने, तो आप जो है उनके खिलाफ एक टैक्स वॉर मत शुरू कर देना। ये पूरा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसपे ना के बराबर टैक्स है। ऐसे सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर से पंगा मत मोल ले लेना, वैसे भी कोविड के कारण सबकी हालत ख़राब है। समझ गए ना। तो यूएस को सजेस्ट कर रहा है कि मत करना ऐसा। आज की 2 टोन्स हैं, देखो पहली टोन है कॉशनिंग और दूसरी टोन है वार्निंग। कॉशन कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, अमेरिका को चेता रहा है कि टैरिफ वॉर अगर आपने शुरू कर दी ना तो बहुत ख़राब हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, ऐसा गलत काम ना करें।
आज की वोकैब देख लेते हैं। जो मोटे मोटे वर्ड्स आए हैं मैं आपको अलग से लेकर के समझाता हूँ रोज़। देखिए, पहला वर्ड है टसल, दूसरा है ग्राउज, तीसरा है वेंचर, चौथा है रिटेलिएट, पांचवा है फॉल आउट। इनमें से जो आपको पता है पहले ही अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो, फिर मैं उसको डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ आपको अभी समझा देता हूँ, है ना। देखिए, टसल का मतलब होता है, अभी बताया था मैंने आपको, लड़ाई। इसको रस्साकशी भी बोलते हैं, है ना, एक नाउन है, एक फाइट बोल दो इसको। इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा होता है, अ लीगल टसल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री। एक कानूनी जंग, एक कानूनी रस्साकशी चालू अभी हैज़ बीन गोइंग ऑन है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में। समझ गए ना। तो इसमें ज़रूरी नहीं है हाथ पाँव भी चले, ये लीगल टसल भी हो सकती है, पॉलिटिकल बैटल भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी जो रस्साकशी है ना उसको बोलते हैं टसल। अब इसके सिनोनिम क्या है, स्कमिश, स्कफल और टग ऑफ वॉर। ये टग ऑफ वॉर खास वर्ड है रस्साकशी के लिए, है ना, टसल का सिनोनिम है। अब दूसरा वर्ड है अपना ग्राउज। ये नॉर्थ अमेरिकन इनफॉर्मल वर्ड है, आप ज़्यादा देखोगे नहीं इसको राइटिंग में, फिर भी कहीं मिल जाए तो उसका मतलब होता है कंप्लेंट, नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में होता है कंप्लेन करना, है ना। शिकायत भी ग्राउज है, और शिकायत करने के लिए ग्राउज नाम की वर्ब भी है, कंप्लेन करने के लिए। द वर्कर्स मेन ग्राउज इज दैट दे आर नॉट पेड ऑन टाइम। हमारे वर्कर्स का मेन जो ग्राउज है, उनकी जो मेन कंप्लेन है वो है कि उनको जो है टाइम पे, वक्त पे पैसा नहीं दिया जाता है, उनकी वेजेस नहीं मिलती हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे ग्राउज एक नाउन का काम कर रहा है, वर्कर्स मेन ग्राउज। ग्राउज का सिनोनिम क्या है, कंप्लेंट का एक ही सिनोनिम है, सबसे अच्छा है ग्रीवेंस, है ना, ग्रीवेंस। अगला वर्ड है वेंचर। ये एक ऑलराउंडर वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग है ना, पर मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ ये कैसे यूज़ करना है। वेंचर का मतलब होता है रिस्क, ऐसा समझ लो। एक रिस्की अटेम्प्ट को वेंचर बोलते हैं नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में वेंचर का मतलब होता है रिस्क लेना। अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हो ना, वो भी वेंचर है। अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वो भी वेंचर है। अगर आप वैलेंटाइंस डे पे अपने क्रश से बात करने जा रहे हो, उससे उसका नंबर मांग रहे हो, वो भी वेंचर है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हर वो चीज़ जिसमें रिस्क है, अगर आप उस काम को करें, वो काम भी वेंचर है, और उस काम को करने की क्रिया भी वेंचर है ना, और रिस्की अटेम्प्ट। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इज़ अ रिस्की वेंचर। होर्ड करना और ब्लैक मार्केटिंग करना, काला बाजारी करना और जो चीज़ों की जमाखोरी करना, ये एक बड़ा रिस्की काम है। ये एक वेंचर है, एक व्यापार है, बड़ा रिस्की काम है ना, रिस्की वेंचर। अ फ्यू फिशरमैन वेंचर्ड इनटू द स्टॉर्मी वाटर्स एंड लॉस्ट देयर लाइव्स। थोड़े से फिशरमैन ने वेंचर इनटू कर दिया, थोड़े से फिशरमैन रिस्क लेकर के अंदर घुस गए तूफान भरे पानी में, वाटर्स में, और लूज़ कर गए अपनी ज़िंदगियों को, है ना। तो यहाँ पे वेंचर इनटू का मतलब क्या है, रिस्क लेकर के, चांस लेकर के अंदर चले गए पानी के, स्टॉर्मी वाटर में वेंचर इनटू किया। तो ये वेंचर का मीनिंग होता है। इसके सिनोनिम हो सकते हैं एंडेवर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर। कोई भी व्यापार, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एडवेंचर, कोई भी किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें रिस्क हो, वेंचर कहलाता है, ऐसा समझ लो। अगला वर्ड है रिटेलिएट। इसका सीधा सा मतलब है जवाबी हमला। ये एक वर्ब होती है। रिटेलिएट का मतलब है टू फाइट बैक, है ना। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने रिटेलिएट किया, सरकार ने जवाबी हमला किया, पकड़ करके इनको डाल दिया वायलेंट प्रोटेस्टर्स को जेल में। तो ये कुछ प्रोटेस्टर्स थे जो वायलेंस दिखा रहे थे, है ना, बहुत सारी हिंसा कर रहे थे। सरकार ने जवाबी हमला कैसे किया, इनको जेल में डाल करके। तो ये होता है रिटेलिएट नाम की वर्ब का मीनिंग। अब इसका सिनोनिम बोल सकते हो स्ट्राइक बैक, और इसका नाउन फॉर्म होता है रिटेलिएशन। ये तो जवाबी हमला करना था, रिटेलिएट मतलब जवाबी हमला करना, और रिटेलिएशन का मतलब है जवाबी हमला, नाउन फॉर्म में। चलो लास्ट वर्ड है अपना फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सबसे पहले देख लेना, इसको कभी भी काउंट मत करना। फॉल आउट का सीधा सा मीनिंग है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, या रिश्तों में आई हुई दरार। वैसे तो बैड कॉन्सिक्वेंसेस से आप समझ जाओगे फॉल आउट का मतलब, है ना, बुरे जो है नतीजों को कहते हैं फॉल आउट। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज द फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक। जो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी बेरोजगारी है, वो फॉल आउट है, बैड कॉन्सिक्वेंस है इस पैंडेमिक का। इस महामारी का बुरा नतीजा है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस एंड चाइना फेल आउट इन अ टसल ऑफ टैरिफ ओवर टैरिफ्स। तो फॉल आउट एक वर्ब भी है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। अमेरिका और चाइना फेल आउट करके, अमेरिका और चाइना के रिश्तों में ब्रीच आ गया टैरिफ के ऊपर, टैक्स को लेकर के। तो वर्ब फॉर्म में ऐसा समझ लेना, रिश्तों का बीच का जो है ब्रीच कहलाता है फॉल आउट। नाउन फॉर्म में बैड कॉन्सिक्वेंसेस को फॉल आउट बोलते हैं। वोकैबुलरी की जो पीडीएफ हम बना रहे हैं सारे वर्ड्स की, आपको मिलेगी फर्स्ट कमेंट से, पिंड कमेंट से इसी वीडियो के। डाउनलोड कर लेना। मैं क्विज़ भी बना करके ला रहा हूँ वोकैबुलरी पे, 1-2 दिन में करेंगे। चलिए, कह रहे द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड एंड देन इमीडिएटली सस्पेंडेड अ व्हूपिंग 25% tariff rate on over $2 billion of imports from 6 countries, including India, signaling Washington's intent to act punitively on its long-held grouse with these nations for their digital services tax
प्राइमरली इम्पैक्टिंग सिलिकॉन वैली टेक जायंट्स। कहानी आप समझ चुके हो, वर्ड्स भी आप देख चुके हो। कह रहे यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, अमेरिका जो है, जिसके नाम के आगे द लगता है, एक ऐसी कंट्री भी है। कह रहे इस कंट्री ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया, और फिर देन फटाफट से सस्पेंड भी कर दिया। तो पहले तो अनाउंस किया, 2 घंटे बाद बोले जो हमने अनाउंसमेंट की थी वो सस्पेंशन में डाल रहे हैं, है ना। तो अनाउंस भी कर दिया और सस्पेंड भी कर दिया एक 25% की टैरिफ रेट को। और ये कितनी थी? हुपिंग। हुपिंग का मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी ह्यूज। इतनी बड़ी 25% की टैरिफ की रेट को, टैक्स की दर को। अब ये टैक्स किस पे लगेगा? ये लगेगा लगभग 2 बिलियन से ज़्यादा पे, ओवर 2 बिलियन से ज़्यादा के इंपोर्ट्स पे 6 देशों से, जिसमें शामिल है इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखो यूएस ने काम किया कैसे। जब यूएस ने काम किया तब ये सिग्नल कर रहा था, इशारा कर रहा था वॉशिंगटन की उस इंटेंट पे, उस इरादे पे जो था एक्ट करने का प्यूनिटिवली, जो था हरकत में आने का पनिशमेंट के तौर पे। प्यूनिटिवली मतलब इन्हें जो है प्यूनिटिव मैनर, किसी को पनिशमेंट देने के मैनर में। तो ये इसका इंटेंट था वॉशिंगटन का कि हम पनिशमेंट देने के मूड में हैं। और किस पे पनिशमेंट देंगे भाई? इसकी उस बहुत लंबे वक्त से चलती आई ग्राउस पे, कंप्लेन पे इन देशों के साथ। और किसके लिए? इन देशों के डिजिटल सर्विस टैक्स के साथ, जो कि मुख्यतः प्राइमरली या मेजरली इम्पैक्ट करते हैं, असर डालते हैं सिलिकॉन वैली टेक जायंट्स पे। अमेरिका के सिलिकॉन वैली नाम के शहर के जो टेक जायंट्स है, वहाँ पे बसी हुई टेक कंपनी है, वहाँ पे। समझ गए? एक बार रिपीट कर देता हूँ, लंबा सेंटेंस है, बड़ा सिंपल है। अमेरिका ने अनाउंस किया और फिर अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया 25% जैसे एक टैरिफ रेट को, जो $2 बिलियन के इंपोर्ट पे लगने वाला था 6 देशों से, जिसमें शामिल है इंडिया भी। और जब अमेरिका ने अनाउंस और सस्पेंड किया, उसी वक्त जो अमेरिका सिग्नल भी कर रहा था वॉशिंगटन की उस इंटेंट को, अपने उस इरादे को, जो था सज़ा देने का, एक्ट करने का प्यूनिटिवली। और सज़ा देगा अपनी उस ग्राउस पे, उस कंप्लेन पे जो लॉन्ग हेल्ड है, जो कई दशकों से इसकी बनी हुई है। और कंप्लेन है इन देशों के साथ में, इन कंट्रीज़ के साथ में, और है इनके डिजिटल टैक्सेस के लिए, डिजिटल सर्विस टैक्सेस के लिए, जो कि प्राइमरली इम्पैक्ट करते हैं अमेरिका के सिलिकॉन वैली टेक जायंट्स को, फेसबुक को, गूगल को और ट्विटर को। समझ गए? अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। यूनाइटेड स्टेट्स की 2 वर्ब्स हैं, पहली है अनाउंस्ड, दूसरी है सस्पेंडेड। सिग्नलिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये काम किया, उसी वक्त ये काम भी कर रहा था। इस चीज़ को समझो आप। पीपीएसए को आप जो है ना बेसिक ग्रामर से देखोगे तभी समझ पाओगे। जब 2 काम एक साथ होते हैं ना, तो एक काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा करके लिख दो। ठीक है? हुपिंग का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी अमाउंट। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, सस्पेंडेड अ टैरिफ रेट ऑफ एज मच एज 25%, या हुपिंग 25%, है ना। दोनों में से कैसा भी बोल सकते हो। कोई बड़ी अमाउंट के लिए बोलते हैं हुपिंग। प्यूनिटिवली मतलब इन ए पनिशिंग मैनर, सजा देने के तौर पे। ग्राउज आप देख चुके हो, कंप्लेन को बोलते हैं, है ना, रिसेंटमेंट को, शिकायत को। इम्पैक्टिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, टैक्सेस के लिए आया है। वो डिजिटल सर्विस टैक्सेस जो इम्पैक्ट करते हैं टेक जायंट्स पे। अब देखो सिलिकॉन वैली एक सैन फ्रांसिस्को जो शहर है अमेरिका का, उसका एक रीजन है, एक मोहल्ला है, एक छोटा सा टाउन समझ लो। इस सिलिकॉन वैली के अंदर आपको अमेरिका की सभी टेक कंपनीज के, स्टार्टअप्स के जो मिलेंगे आपको क्या, हेडक्वार्टर्स। तो सिलिकॉन वैली टेक जायंट्स का मतलब है सारी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां, है ना, जो अमेरिका के अंदर बसी हुई हैं। आगे बढ़े। द ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स USTR कैथरीन ताई said that the tariff proposed on goods from Austria, India, Italy, Spain, Turkey and the UK was approved following a Section 301 investigation that found these taxes to be discriminatory। अब देखो रीज़न बता रहा है यहाँ पे क्या हुआ। कह रहा है यहाँ की जो एक यूनियन है ना, ट्रेड यूनियन है, जिसके जो अध्यक्ष हैं कैथरीन ताई हैं, कह रहा है इनके ऑफिस ने, इस यूनियन के हवाले ने ये ऐसा कहा, इन यूनियन की तरफ से ऐसा कहा गया दैट वो ये कि जो टैरिफ हैं, जो कर हैं, जो टैक्सेस हैं और जो प्रपोज किए गए हैं इन गुड्स पे, सामानों पे, और कहाँ से, इन सभी कंट्रीज से। कह रहे ये जो टैरिफ्स है ना, ये अप्रूव किए गए थे, और कब, फॉलोइंग, बाद में एक सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन के। और वो इन्वेस्टिगेशन जिसने पाया कि ये टैक्सेस सभी के सभी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, सभी के सभी ये टैक्स जो है भेदभाव करने वाले हैं अमेरिका के खिलाफ। समझ गए? तो ऐसा उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं ये सारी कंट्रीज, अब इन कंट्रीज़ के सामान पे हम भी टैक्स लगाएंगे, हम भी जवाबी हमला करेंगे, है ना। ताई की वर्ब है सेड, इस ऑफिस की ताई की वर्ब है सेड, टैरिफ की वर्ब है अप्रूव्ड। प्रपोज यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। कौन से टैक्स? जो प्रपोज किए गए थे। समझ गए ना, ये इसकी वर्ब नहीं है टैक्स की वर्ब यहाँ रखी है, वॉज अप्रूव्ड। टैरिफ को अप्रूव किया गया था। फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है बाद में या आफ्टर।
दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है, वो वाली इन्वेस्टिगेशन जिसने ऐसा पाया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। डिस्क्रिमिनेटरी हर वो चीज़ है जो बायस्ड हो, जो भेदभाव करने वाली हो, अनफेयर हो, प्रेजुडिस्ड हो। आगे बढ़े। करा विद द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स हैंगिंग ओवर दीज 6 इकोनॉमीज when most of them are limping through a feeble post COVID-19 recovery, the USTR appeared to project a softening of the blow by adding that the tariffs would be suspended pending ongoing tax negotiations। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं तो आगे और चलेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं अपने शुरू से यहाँ तक कर ले लेते हैं। कह रहा है के साथ ही विद, अच्छा किसके साथ भाई, उस थ्रेट के साथ, चुनौती के साथ। अच्छा चुनौती किसकी थी, धमकी किसकी थी, टैरिफ्स की, करों की, टैक्सेस की। कह रहा है इस टैक्सेस की, करों की चुनौती के हैंग ओवर करने के साथ ही, सर पे मंडराने के साथ ही। अच्छा किन के सर पे भाई, दीज 6 इकोनॉमीज, इन 6 जो है अर्थव्यवस्थाओं पे, 6 नेशंस पे। अच्छा कैसे वक्त पे, कह रहे जब ज़्यादातर इनमें से लिम्प थ्रू कर रही हैं, लंगड़ा करके चल रही हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं, खिसक खिसक के। और किसके आगे बढ़ रही हैं, किसके थ्रू, एक बहुत ही कमज़ोर पोस्ट कोविड रिकवरी के, कोविड के बाद में आने वाली जो रिकवरी हो रही है उसमें धीमे धीमे लंगड़ा के सारी कंट्रीज जो है आगे बढ़ रही हैं। कह रहा है इस थ्रेट के, इनके ऊपर हैंगओवर करने के साथ ही, इनके ऊपर मंडराने के साथ ही। अब हुआ क्या, सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है। कह रहा है जो USTR है, जो यहाँ का US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो यहाँ की यूनियन है, ये अपीयर हुई, दिखाई दी, प्रोजेक्ट करती हुई एक सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो को। प्रोजेक्ट करना मतलब दिखाना, और सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो का मतलब है हमले को सॉफन करना, हमले को नरम करना। तो ये जो USTR है ना, पहले तो उसने बोल दिया टैक्स लगाएंगे, लेकिन बाद में क्या अपीयर हुई कि ये प्रोजेक्ट कर रही है, अपने आप को दिखा रही है कि हम ब्लो को, इस चोट को धीमा बना रहे हैं। अच्छा कैसे धीमा बना रहे हैं भाई, ऐड करके इस चीज़ को, दैट वो ये कि ये टैरिफ्स है ना, ये सस्पेंडेड होंगे, वुड बी सस्पेंडेड। और कब तक, पेंडिंग ऑनगोइंग टैक्स निगोशिएशंस, जब तक हाल में चलने वाली टैक्स निगोशिएशंस पेंडिंग है। इन 6 कंट्रीज से जो बातचीत हो रही है, जो निगोशिएशन हो रही है, जब तक वो बाकी है। अब देखो ऐसा क्यों होगा, टू प्रोवाइड टाइम फॉर दीज निगोशिएशंस टू कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस, ताकि प्रोवाइड किया जा सके कुछ वक्त को इन निगोशिएशंस के लिए कि वो कंटिन्यू करें, मेक प्रोग्रेस करना। अब इन 6 कंट्रीज से बात चल रही है, इसी बीच में टैक्स लगा दिया, तो 6 कंट्री बोलेगी तुमने टैक्स तो लगा दिया, अब क्या बात करनी, ताकि थोड़ा टाइम मिले, इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं कि इन 6 कंट्री से निगोशिएशन थोड़ी आगे बढ़े। और कह रहे हैं ये कब काम किया इन्होंने, ये अपीयर कब हुई, जबकि ये मेंटेन कर रही थी उस ऑप्शन को, और किसका, इम्पोज करने का टैरिफ्स को, सेक्शन 301 में, अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ वारंटेड हो इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में। लंबा सेंटेंस है, इतना लंबा सेंटेंस है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पास सही हथियार हो, सही अप्रोच हो, तो कोई भी सेंटेंस को आप ब्रेक कर सकते हो। अब एक बार मैं सारे के सारे पीसेस को जोड़ने वाला हूं जो मैंने आपको बताया। कह रहा है विद के साथ ही उस थ्रेट के, जो थी करों की, टैरिफ्स की, और जो लूम ओवर कर रही थी, हैंग ओवर कर रही थी, सर पे मंडरा रही थी 6 देशों के इकोनॉमीज़ के, ऐसे एक वक्त पे जब ज़्यादा इनमें से, इन 6 में से ज़्यादातर जो हैं लिम्प थ्रू कर रही हैं, खिसक खिसक के आगे बढ़ रही हैं एक बहुत ही कमज़ोर पोस्ट कोविड-19 रिकवरी में। कह रहा है इस थ्रेट के साथ ही USTR जो है ना, पहले तो थ्रेट दे दी, और इसके साथ में अपीयर हुई, थोड़ी सी दिखाई दी कि वो प्रोजेक्ट कर रही है, अपने आप को दिखा रही है, सोफन द ब्लो करती हुई, मार को थोड़ा सा धीमा करती हुई, है ना। टैक्स लगाया नहीं है, सिर्फ बात की है, मार की नहीं है, अभी सिर्फ बात कर रहे हैं आपसे। अब ये काम कैसे किया इन्होंने, ऐड करके इस चीज़ को, दैट वो ये कि टैरिफ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और कब तक, जब तक पेंडिंग है हाल में चलने वाली टैक्स निगोशिएशन, हाल में चलने वाली टैक्स पे बातचीत। और ये इसलिए किया जाएगा कि प्रोवाइड किया जाए टाइम को इन निगोशिएशंस के लिए, कि वो कंटिन्यू रहें, जारी रहें, कि उनमें प्रोग्रेस होती रहे, है ना। 6 में से 2-3 कंट्रीज मान जाएं तो अच्छा है। और कह रहे हैं ये काम कब होगा, मेंटेन करते हुए इस ऑप्शन को, जो है इम्पोज करने का टैरिफ्स को, टैक्स को, इसी सेक्शन में 301 में, इफ़ वारंटेड, अगर वारंटेड हुआ, अगर ज़रूरी हुआ, नेसेसरी हुआ, इन द फ्यूचर, आने वाले वक्त में। तो इन्होंने पहले टैक्स को ऐलान कर दिया, फिर बोल दिया टैक्स नहीं लगाएंगे, और फिर बोला तब तक नहीं लगाएंगे जब तक तुमसे बात कर रहे हैं। जिस दिन तुमसे बात करनी बंद की, उसी दिन हमारे पास टैक्स लगाने का ऑप्शन है, हम लगाने का सोच के बैठे हैं। समझ गए। अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें, हैंग ओवर, लूम ओवर, होवर अबव, तीनों का मतलब होता है सर पे मंडराना, है ना। होवर के बाद में अबव, हैंग ओवर और लूम ओवर, ये ऐसे ही चलती हैं फ्रेजल वर्ब्स। मोस्ट की वर्ब है आर लिम्पिंग, लिम्प का मतलब होता है वॉक विद डिफिकल्टी, लंगड़ा के चलना, इसको स्टैगर बोल दो, फोल्टर बोल दो, लर्च बोल दो, शैम्बल बोल दो, है ना। धीमे धीमे चलने को बोलते हैं लिम्प करना। प्रोजेक्ट मतलब दिखाना, सोफन करना मतलब धीमा करना। USTR की वर्ब है अपीयर्ड, टैरिफ्स की वर्ब है वुड बी सस्पेंडेड, दैट कंजंक्शन के बाद पेंडिंग एक एडजेक्टिव है,
कब तक हो गए? जब तक ये पेंडिंग होगी ये वाली टैक्स निगोशिएशन, है ना। निगोशिएशन मतलब बातचीत, इसको आप डिस्कशन बोल दो, बार्गेनिंग बोल दो, और एक एडवांस वर्ड है इसके लिए हैगलिंग। हैगलिंग, जब बातचीत करते हो, मोल भाव करते हो, आप लड़ाई करने लग जाते हो ना किसी से, तो वो आप हैगलिंग कर रहे होते हो। नहीं 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 मैं तो दूंगा ही नहीं इतने पैसे, है ना। जब लड़ाई करते हो वो कहलाती है हैगलिंग। चलो आगे बढ़े। वारंटेड मतलब नेसेसरी या एसेंशियल, है ना, जरूरी हो। कह द बैक स्टोरी इज दैट द इन्वेस्टिगेशन वॉज इनिशिएटेड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन जून 20 and the deadline for approving tariff action based on the investigation would have lapsed this week। अब बता रहा है पीछे की कहानी क्या है। कह रहा बैक स्टोरी क्या है भाई, पीछे की कहानी क्या है, इज वो ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था। इनिशिएट करना मतलब शुरू करना, और किसके द्वारा? ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प के प्रशासन के द्वारा, रिजीम के द्वारा। और कब? जून 2020 में। और कह रहे जो डेडलाइन है ना, जो लास्ट डेट है अप्रूव करने के लिए, और किसको? टैरिफ एक्शन को, कर के एक एक्शन को, टैक्स के एक एक्शन को, और किसके हिसाब से? इस इन्वेस्टिगेशन के जो है बेस्ड ऑन, इसके आधार पे। कह रहा है ये लैप्स कर चुका होता दिस वीक, इसी हफ्ते। तो ट्रंप ने पिछले साल एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, 1 साल की वो इन्वेस्टिगेशन थी। अब आ गया जो है जो बाइडन। जो बाइडन ने देखा कि इस साल, इस महीने जून में अगर हमने इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे एक बार टैक्स नहीं लगाया ना, तो ये इन्वेस्टिगेशन अपने आप में ख़त्म हो जाएगी पूरी। तो उन्होंने क्या बोला? फटाफट जो है डेडलाइन से पहले एक बार टैक्स लगा दो, और फिर टैक्स को सस्पेंड भी कर दो, ताकि हम अपना काम भी पूरा कर लें और कंट्रीज़ को हम थोड़ा सा समझा भी सकें, उसी बीच में थोड़ा सा डरा धमका के उनसे टैक्स भी कम करवा लें। समझ गए ना। बैक स्टोरी की वर्ब है इज, इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है वॉज इनिशिएटेड, डेडलाइन की वर्ब है वुड हैव लैप्स्ड। ये वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, है ना। ये सब आप देख चुके हो थर्ड कंडीशनल में, कंडीशनल की वीडियो में। जब भी आप थर्ड कंडीशनल देखोगे ना, वुड हैव प्लस में V3 है ना, कुड हैव, तो इसका मतलब ये होता है ये काम हो सकता था, तो ये लैप्स भी हो सकती थी, डेडलाइन भी लैप्स हो गई होती। बड़े आगे लैप्स होने का मतलब होता है खत्म हो जाना। कह रहा द लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन कम्स अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलरली अप्रूव्ड देन सस्पेंडेड tariffs on France, retaliating for its tax impacting firms such as Alphabet, Amazon, Apple, FB and Microsoft। कहता है जो लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन जो है कम्स होता है, आता है कुछ महीनों के बाद। अच्छा किसके कुछ महीनों के बाद? आफ्टर लगा के बता रहा है, जब बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी प्रकार से अप्रूव किया और फिर सस्पेंड किया। और किसको? टैरिफ्स को, करों को, टैक्सेस को, फ्रांस नाम के देश पे। और कैसे किया? रिटेलिएट करते हुए, जवाबी हमला करते हुए इसके उस टैक्स पे जो इम्पैक्ट करता था फर्म्स को, जो कि ये सारी की सारी फर्म्स हैं, अल्फ़ाबेट, अमेजोन, एप्पल, एफबी और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये काम जो है ना, ये फ्रांस पे ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ महीनों पहले। तब भी इन्होंने यही किया था, फ्रांस के टैक्स जो लगते थे ना इन फर्म्स पे, उसके रिटेलिएशन में, जवाबी हमले में इन्होंने भी पहले टैक्स लगाया और फिर सस्पेंड किया। ये पता क्या है? बिल्कुल धमकी देने जैसा है। टैक्स लगाया और 2 घंटे बाद बोला कि सस्पेंड कर रहा हूँ, सुधर जाओ नहीं तो वापस अप्रूव कर दूंगा, टैक्स मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ इतना लगाने वाला हूँ। तो ये होता है धमकी देने की टैक्टिक्स। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़। पॉलिसी एक्शन की वर्ब है कम्स, एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वर्ब्स हैं अप्रूव्ड और सस्पेंडेड, है ना। रिटेलिएटिंग यहाँ पे आप वर्ड देख चुके हो, काउंटर अटैक को बोलते हैं ना, जवाबी हमले को रिटेलिएट करना। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इन्होंने अप्रूव किया और सस्पेंड किया, उसी वक्त ये रिटेलिएट भी कर रहे थे, जवाबी हमला भी दे रहे थे फ्रांस के करों का। अल्फ़ाबेट एक कंपनी का नाम है जिसका प्रोडक्ट है गूगल। समझ गए मेरी बात को? गूगल INC ठीक है, पर वैसे इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट, जिसका ये गूगल है, ये यूट्यूब है, सबका सब अल्फ़ाबेट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा वन थिंग इज़ क्लियर, एक चीज़ साफ है, वन थिंग इज़ क्लियर। अब वो चीज़ बताएगा। इफ़ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सब्सक्राइब टू द नोशन दैट taxes on digital services by the titans of Silicon Valley, a significant portion of whose revenues are generated on foreign soil, were discriminatory, it could have distanced itself from the Trump era investigation into the allegation without any serious political fallout। ये सेंटेंस सबसे लंबा सेंटेंस होगा अपना, कवर करेंगे है ना कवरेज टाइम में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल लिखा भी हुआ और 2 ग्रामर रूल्स भी हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है अगर बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन, अगर बाइडेन का प्रशासन सब्सक्राइब ना करता, डिड नॉट सब्सक्राइब, अगर वो सब्सक्राइब ना करे, ऐसा समझ लो, सेकंड कंडीशनल बना लो, है ना। कह रहा है अगर बाइडेन प्रशासन सब्सक्राइब ना करे, बिलीव ना करे, सब्सक्राइब करने का मतलब तो बिलीव करना, और किस में? इस नोशन में, इस आइडिया में। और कौन सा आइडिया? कि जो टैक्सेस हैं डिजिटल सर्विसेज पे
और किसके द्वारा? ये सर्विसेज आएंगे जो सिलिकॉन वैली के जायंट्स के द्वारा, गूगल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और कह रहे हैं ये वो जायंट्स हैं जिनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है इनके रेवेन्यू का, ऑफ हुज रेवेन्यू कह रहे हैं जनरेट होता है फॉरेन सॉइल पे, विदेशों की धरती पे। कह रहे हैं ये जो टैक्सेस है ना इनकी इन सर्विसेज पे, कह रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी थे, ये अपने आप में पक्षपात भरे थे। कह रहे हैं अगर बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को ना मानता तो कह रहे ये अपने आप को डिस्टेंस कर चुका होता, इट कुड हैव डिस्टेंस सेल्फ, और कहाँ से? अपने आप को दूर कर चुका होता ट्रंप के एरा की एक इन्वेस्टिगेशन से जो थी इस एलिगेशन में, इस पूरे के पूरे आरोप में। और कैसे कैसे डिस्टेंस किया होता? बिना किसी सीरियस पॉलिटिकल फॉलआउट के, बिना किसी गंभीर सियासी झगड़े के। फॉलआउट वर्ड आपने देख लिया ना, एडवर्स जो है इम्पैक्ट को बोलते हैं फॉलआउट। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है अगर बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन का प्रशासन इस चीज़ में सब्सक्राइब ना करता, बिलीव ना करता इस नोशन में, इस विचार में कि जो टैक्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी। और कौन से टैक्स? जो डिजिटल सर्विसेज पे लगते हैं इस अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा दी गई सर्विसेज पे, और वो कंपनियां जिनके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ऑफ हुज रेवेन्यू वो जनरेट होता है फॉरेन सॉइल से, है ना। कह रहा है अगर इस बात को ना मानता तो कह रहा है कि ये अपने आप को अलग कर चुका होता बहुत पहले ही ट्रंप की उस इन्वेस्टिगेशन से जो इस एलिगेशन में थी, इस आरोप में थी, और ऐसे अलग किया होता जो कि बिना किसी सियासी जो है फॉलआउट के होता, जो है सियासी रिश्तों में, पॉलिटिकल रिश्तों में, राजनीतिक रिश्तों में बिना किसी जो है झगड़े के होता। तो क्यों इसने झगड़ा लिया सब कंट्रीज से? क्योंकि इसको लगता है कि ट्रंप का मानना बिल्कुल ठीक था, ये टैक्स वास्तव में भेदभाव वाला है, डिस्क्रिमिनेटरी है। समझ गए? अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं, पहले चीज़ें देख लो। सिंपल वाली एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है डिड नॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, अग्री करना, अप्रूव करना, बिलीव करना। नोशन का मतलब है विचार, है ना, आइडिया, बिलीफ। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ना ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है आपका इस पूरे वाले, एक सेकेंड मैं इसको मार्क कर दूँ। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ये सब्जेक्ट है किसका? आर जनरेटेड का, है ना। तो ये पोर्शन होगी इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब होगी, टैक्सेस की वर्ब होगी वर, इट की वर्ब है कुड हैव डिस्टेंस्ड। पहले तो मेरा आपसे सवाल है, मेरा छोटा सा एक सिंपल सा सवाल ये मेरे भाई, यहाँ पे कौन सा कंडीशनल यूज़ हुआ है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला? आप अभी सोच के बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब दो छोटे छोटे ग्रामर रूल्स कर लेंगे उससे पहले, है ना। देखो पहला ग्रामर रूल है इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू। आप इन्वेस्टिगेशन के बाद कभी इनटू देखोगे और कभी नहीं देखोगे, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो वर्ब फॉर्म में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते, लेकिन नाउन फॉर्म में अपने बाद प्रेपोजिशन फिक्स करके रखा हुआ है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने कुछ एक आपके सामने लिखे हैं प्रेपोजिशन चैप्टर में, इसको मैंने अच्छे से आपको जो है ना डिटेल में कवर करके बताया। तो इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है, अपने बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं लेगी, इसका मतलब होता है जांच करना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये एक जांच नाम का नाउन है, इसके बाद में इनटू आता है। जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद में कहाँ गया? हाँ, इसके बाद में इनटू लगा हुआ है, तो वर्ब के बाद में नहीं आता, लेकिन इसकी नाउन फॉर्म के बाद में इनटू आता है। वैसे हीड किसी की बात को सुनना, ध्यान देना, हीड वर्ब के बाद नहीं आता, लेकिन हीड नाउन भी है, नाउन के बाद में टू आता है। ऑर्डर किसी को जो है ऑर्डर देना, अगर ऑर्डर दोगे वर्ब फॉर्म में तो कुछ प्रेपोजिशन नहीं, ऑर्डर को अगर नाउन फॉर्म में यूज़ करोगे तो फोर आता है। डिमांड वर्ब फॉर्म में कुछ नहीं लेगी, डिमांड फॉर ले लेगी नाउन फॉर्म में। अटैक वर्ब फॉर्म में कुछ नहीं लेगा और जो नाउन फॉर्म में ले लेगा ऑन को। थैंक्स नाउन फॉर्म में ले लेगा टू को। कंट्रोल नाउन फॉर्म में ले लेगा ओवर को। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, अगर आप सेंटेंस में उस वर्ड को ब्रेक नहीं कर पाए तो आप कभी बता ही नहीं पाओगे कि ये अटैक यहाँ पे क्या है, वर्ब है कि इसके आगे प्रेपोजिशन ना लगाऊं, या नाउन है कि इसके आगे ऑन लगाऊं। अब कुछ सेंटेंसेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा इजीली। वी अटैक्ड ऑन द एनिमी इन रिटेलिएशन टू देयर अटैक ऑन अस। हमने एनिमी पे अटैक किया बदले में, रिटेलिएशन में, जवाबी हमले में उनके उस अटैक पे जो हमारे ऊपर आया था। वी अटैक्ड, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैक बन गई यहाँ पे वर्ब। वर्ब फॉर्म में अटैक के बाद नो प्रेपोजिशन, तो ऑन को निकाल दो। वी अटैक्ड द एनिमी। अब देखो इन रिटेलिएशन टू देयर अटैक, देयर एक एडजेक्टिव है, अटैक एक नाउन है। उनके उस हमले की जवाबी कार्रवाई में हमने अटैक किया। अटैक अगर एक नाउन है, इसके बाद में ऑन आ सकता है, अटैक ऑन अस। समझ गए? वी ऑर्डर्ड फॉर ए पिज्जा, हमने एक पिज्जा को ऑर्डर किया। वी सब्जेक्ट है, ऑर्डर आपकी वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके बाद में फॉर नहीं आएगा, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, सीधे सीधे लिख दो। और यहाँ देखो आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर एन पिज्जा। आई सब्जेक्ट है, प्लेस्ड आपकी वर्ब है, प्लेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर नाम का नाउन। आपको ब्रेक करना पड़ेगा सेंटेंस तो, है ना।
अब ये वर्ब नहीं है, नाउन कैसे, ब्रेक करके पता लगेगा आपको। तो आई सब्जेक्ट, प्लेस्ड वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ऑर्डर नाम का नाउन, नाउन है तो इसके बाद में फॉर लगाएं, बिंदास आएगा, है ना। वी ऑर्डर्ड फॉर एंड वी प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ बर्गर। शी थैंक्ड टू मी फॉर हेल्प, उसने मेरे को थैंक बोला, थैंक यू बोला, थैंक किया हेल्प के लिए। शी सब्जेक्ट, थैंक वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती इस केस में, थैंक वर्ब के बाद, तो शी थैंक्ड मी फॉर हेल्प। लेकिन शी सेंट हर थैंक्स टू मी फॉर माई हेल्प, यहाँ पे सेंट वर्ब है, थैंक्स जो है जो इसका ऑब्जेक्ट है। थैंक हमेशा एस लगा करके प्लूरल में यूज होता है, नाउन फॉर्म में आपको वैसे भी पता लग जाएगा, अगर थैंक्स लिखा है तो उसके बाद में टू आएगा। शी थैंक्स सेंट हर थैंक्स टू मी। हीड भी वही है, हीड का मतलब होता है सुनना, हमेशा सुनो अपने माँ बाप की, ऑलवेज हीड टू योर पेरेंट्स, हमेशा सुनो, सुनो इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है, क्या करना है, वर्ब के बाद का टू निकाल देना है। और यहाँ देखो, नेवर पे हीड टू बैड कंपनी, कभी भी कंपनी को, बैड जो है कंपनी को, बुरी संगत को ना सुनो। अब यहाँ पे आपकी वर्ब है और पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है हीड, हीड एक नाउन है, नाउन फॉर्म में हीड अपने बाद टू लेता है, नेवर पेड हीड टू बैड कंपनी। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the fact that Mr. Biden has chosen to use the stick of tariffs to force the pace of negotiations on digital services tax with 7 nations suggests that the current White House subscribes strongly to the idea of expanding the global playing field for American tech firms. अब ये सेंटेंस लंबा है अभी भी, है ना, चलो इतना ही है। To dominate without fear of being slapped with tax liabilities, लंबा सेंटेंस है, देख रहे हो इतना लंबा, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे इसको पीस बाय पीस। कह रहा है ये बात की फैक्ट, अच्छा कौन सी बात, डैट वो ये की कि जो बाइडन साहब है उन्होंने चूज़ किया है, ये बाइडन साहब इन्होंने चुनाव कर लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, और क्या करने का, यूज़ करने का टैरिफ्स की स्टिक को, टैक्स की लाठी को, स्टिक मतलब लाठी। तो बाइडन ने सोच लिया है, चूज़ कर लिया है कि मैं टैक्स की लाठी को यूज़ करूँगा। और क्यों यूज़ करूँगा, फोर्स करने के लिए पेस ऑफ निगोशिएशन को, फोर्स करने के लिए गति को, जो पेस है, रफ्तार है निगोशिएशन की, बातचीत की, और किस पे, डिजिटल सर्विसेज टैक्स पे 7 देशों के साथ। तो बाइडन ने लाठी की तरह ही तो यूज़ किया है ना, पहले लगाया फिर हटाया, ताकि निगोशिएशन और तेज़ी से हो। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, ये पूरा वाला फैक्ट, ये जो फैक्ट है ये सजेस्ट करता है इस चीज़ को, दैट वो ये कि जो हाल का करंट वाइट हाउस है वो सब्सक्राइब करता है टू, वो मानता है इस चीज़ को, सब्सक्राइब टू करता है, और कैसे, स्ट्रांगली, और किस पे, इस आइडिया पे, जो आइडिया है एक्सपेंड करने का ग्लोबल प्लेइंग फील्ड को, जो विचार है और बड़ा करने का दुनिया भर में वैश्विक प्लेइंग फील्ड को, और किसके लिए, इन अमेरिकन टेक फर्म्स के लिए। और क्यों, ताकि वो डोमिनेट कर पाएँ, ताकि वो हावी हो पाएँ बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के। और डर का है स्लैब्ड होने का, इम्पोज होने का, लगाए जाने का, टैक्स की लायबिलिटी को, टैक्स की जिम्मेदारी को। समझ गए। तो बात ये है कि ये यही सजेस्ट करती है कि बाइडन ने इस चीज़ को यूज़ किया है ना, हमें एक ही हिंट मिल रही है कि वाइट हाउस अब पूरी तरह से तैयार है, उसने मान लिया इस आइडिया को कि ग्लोबल प्लेइंग फील्ड बनाऊंगा हमारी एक्सपेंडिंग कंपनियों के लिए, एक्सपेंड करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, टेक फर्म्स के लिए, ताकि वो दुनिया भर में हावी हो जाएं और बिना जो है ना डर के हों हावी कि उन पर कोई टैक्स लगाया जाएगा या उन पर किसी प्रकार की टैक्स लायबिलिटी थोपी जाएगी। समझ गए सेंटेंस को। अब आ जाओ देखने वाली चीज़ें। फैक्ट की वर्ब है सजेस्ट, बाइडन की वर्ब है हैज चोजन, द वाइट हाउस की वर्ब है सब्सक्राइब्स, सब्सक्राइब के बाद में हमेशा टू नाम का प्रपोजिशन फिक्स है। अब यहाँ पे दो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, एक तो बीइंग स्लैप्ड वाला और एक मैं ऊपर छोड़ा है गलती से ऑफ हुज वाला। फटाफट मैं दोनों आपको बता देता हूँ, है ना। देखो हु से बना है हुज, हुज का मतलब होता है ऑफ होम, जैसे राम से बनता है ऑफ राम, महेश से बनता है ऑफ महेश, पजेसिव बना रहे हैं अपने, तो हु का पजेसिव होता है ऑफ होम या उसको बोल दो हुज, और विच और दैट का पजेसिव होता है ऑफ विच। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जिसके लिए हु आता है उसी के लिए हुज आएगा, और जिसके लिए विच या दैट आता है उसी के लिए ऑफ विच आएगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए हु नहीं लगा सकते तो आप उसके लिए हुज भी एक्चुअल में आपको नहीं लगाना चाहिए स्टैंडर्ड इंग्लिश में। जैसे इस सेंटेंस को देखो, द कॉलेज अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट हुज मार्क्स वर द हाइएस्ट। कॉलेज ने अवॉर्ड कर दिया, दे दिया स्कॉलरशिप को उस स्टूडेंट को जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे। स्टूडेंट जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे, स्टूडेंट के लिए आया हुज। स्टूडेंट एक इंसान है, इंसान के लिए हु आता है, बड़े आसानी से आप हुज लगाएं यहाँ पे, सेंटेंस में नो एरर है ना। अब मान लो इस सेंटेंस में हुज की जगह ऑफ होम रखना हो तो आप क्या करो, हुज को निकाल दो, है ना, सेंटेंस सही होगा। लेकिन ध्यान दे लेना ये ऑफ आया मार्क्स के लिए, जिसके मार्क्स हाईएस्ट थे। स्टूडेंट ऑफ होम मार्क्स नहीं, द मार्क्स, स्टूडेंट द मार्क्स ऑफ होम वर द हाईएस्ट।
समझ गए ना। तो थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज होती है। हुज जहाँ पे लगा है, अगर ऑफ हुम लगाना हो तो उस नाउन के बाद में ऑफ हुम लगाया जाए, हुज पहले आता है। ऐसे ये पूरा बनता है आपका, है ना। अब देखो, वी डिसाइडेड टू बाय द कार हुज माइलेज वॉज द हाइएस्ट। हमने डिसाइड किया कार को खरीदेंगे जिसकी माइलेज सबसे ज़्यादा है। अब ये बताओ, कार के लिए हु आता है क्या? कार के लिए तो नहीं आता, तो कार के लिए हुज भी नहीं आ सकता। अब क्या इलाज है इसका? हुज को उठाओ, हुज को उठाओ, माइलेज के बाद में इसकी जगह पे रख दो ऑफ विच, क्योंकि मुझे कार के लिए विच को यूज़ करना होता है। पजेसिव भी यूज़ करूँगा ऑफ विच, और पोजीशन को चेंज कर दूंगा, माइलेज के बाद में ले आऊँगा और माइलेज के पहले द लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा द? वो इसलिए क्योंकि बीच में दो नाउन्स के आ गया ऑफ। जब दो नाउन्स प्रोनाउंस के बीच में ऑफ हो तो पहले वाले नाउन के पहले जो आपको 99% केस में द को लगाना ही पड़ता है। समझ गए ना। द माइलेज ऑफ विच वॉज द हाइएस्ट। अब वैसा ही यहाँ हुआ है, टैक्सेज ऑन डिजिटल सर्विसेज ऑफ कंपनीज, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हुज रेवेन्यूज आर जनरेटेड ऑन फॉरेन सॉइल्स। अब किसका रेवेन्यू? इन कंपनियों का। अगर कंपनियों के रेवेन्यू की बात हो रही है तो उस केस में मुझे हुज की जगह लगाना है ऑफ विच, ऑफ विच। अब आप बोलोगे सर दो ऑफ एक साथ हो गए, तो ये ऑफ विच जो है रेवेन्यू के बाद में आएगा, यहाँ पे आएगा, और रेवेन्यू से पहले आएगा द। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन या पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ विच आर जनरेटेड ऑन फॉरेन सॉइल। समझ गए ना। तो विच कब लगाओगे ऑफ विच? जब आपको कोई ऐसा नाउन मिल जाए जिसको आप ह्यूमन ना मानते हो, हु यूज़ ना कर सकें, तो वहाँ पे हुज की जगह पे ऑफ विच को यूज़ करें, हुज की पोजीशन को चेंज करके। कह रहा इन द केस ऑफ इंडिया दैट वाज अ मेयर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स विद अ टर्नओवर ऑफ ₹2 करोड़। कह रहा है इंडिया के केस में ये जो टैक्स था, लायबिलिटी थी, ये लगभग 2% थी डिजिटल सर्विसेज पे, और किस पे? ट्रेड और सर्विसेज पे, इन नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा, ऐसी टेक कंपनीज के द्वारा जो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर से ऑपरेट होती हैं। और ये कौन सी कंपनी है जिनकी टर्नओवर है 2 करोड़ से ज़्यादा साल के अंदर? तो सिर्फ 2% का टैक्स इंडिया लगाता है ऐसी कंपनीज के ऊपर। कह रहा है इवन मोर, वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी अनअफ्रेड टू थ्रो सीरियस political heft behind this venture, even to the point of risking another tariff war outbreak, compounding the tensions generated by tax skirmishes between the Trump White House and Beijing on this count। कह रहे और भी ज़्यादा, इवन मोर, जो वॉशिंगटन है वो दिखाई देता है बिल्कुल अनअफ्रेड, बिल्कुल ही बेडर, है ना। किस बात को लेकर के? थ्रो अपना सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट करने को किसी के पीछे। देखिए, थ्रो योर पॉलिटिकल हेफ्ट या कोई भी वेट, है ना, हेफ्ट या वेट एक ही बात है। अगर आप अपना वेट या हेफ्ट को थ्रो करेंगे किसी चीज़ के पीछे, तो आप किसी चीज़ की वकालत कर रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए, अपने प्रभाव को यूज़ करते हुए। तो कह रहे हैं वॉशिंगटन जो है बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखा अपने प्रभाव को यूज़ करते हुए इस पूरे वेंचर के सामने, इस भरे रिस्क भरे स्टेप के सामने। इवन टू द पॉइंट, इवन यहाँ तक कि इस पॉइंट तक जो था रिस्क करने का एक दूसरी टैरिफ वॉर की आउटब्रेक को, टैरिफ वॉर की शुरुआत को। और ये कैसे होगा काम? कंपाउंड करते हुए और कॉम्प्लिकेट करते हुए उन टेंशन्स को, उन तनावों को जो जनरेट किए गए हैं टैक्स के झगड़ों के द्वारा, स्क्रमिशेस के द्वारा, ट्रंप के एरा के व्हाइट हाउस और बीजिंग के बीच में, इस काउंट पे, इस मुद्दे पे। समझे? तो वॉशिंगटन बिल्कुल भी हमें डरा हुआ नहीं दिखता। वॉशिंगटन तो 1% 100% कॉन्फिडेंट है, अपना पूरा इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है इस पूरे काम के अंदर, वेंचर के अंदर, और इस हद तक कर रहा है, इस पॉइंट तक कर रहा है कि ये एक नई टैरिफ वॉर, एक टैक्स वॉर को भी शुरुआत करने की रिस्क लेने को तैयार है। और ये काम कैसे करेगा? और ज़्यादा कंपाउंड करते हुए, कॉम्प्लिकेट करते हुए उन सभी तनावों को जो टैक्स के झगड़ों से लेकर के शुरू हुए थे ट्रंप के बीच में और बीजिंग के बीच में, इसी काउंट पे, इसी मुद्दे पे। ऐसे बना है सेंटेंस, ठीक है। वॉशिंगटन की वर्ब है अपीयर्स, थ्रो वेट बिहाइंड, मैंने आपको बता दिया, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए, है ना, अपने प्रभाव को। आपके पड़ोसी जो हैं विधायक हैं, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपने विधायक साहब को फ़ोन लगाया और पुलिस वाले से बात करवा दी, तो विधायक साहब ने अपना थ्रो हेफ्ट कर दिया आपके पीछे, आपकी बात को अपना इन्फ्लुएंस दे दिया, आपको बचा लिया अपने प्रभाव को यूज़ करके, ठीक है ना। और ये दूसरी इडियम है थ्रो योर वेट अराउंड, ये बिहाइंड है, ये अराउंड है, इससे पकड़ लेना। थ्रो योर वेट अराउंड का मतलब होता है गुंडागर्दी करना, अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करना गलत तरीके से, है ना। जहाँ मनमानी हो मनमानी कर लेना। जैसे बॉस होता है, अपने स्टाफ के अंदर अपनी गलती ना माने और स्टाफ की गलती पे स्टाफ को पनिश करे, तो वो अपना थ्रो वेट अराउंड कर रहा है, अपनी पोजीशन, अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी अजीब सी बात बताता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने गाड़ी के पीछे देखा पूर्व विधायक का पड़ोसी,
पूर्व विधायक का पड़ोसी, जो विधायक रहे भी नहीं है, एमएलए रहे भी नहीं है, पता नहीं कब रहे होंगे, उनके पड़ोसी ने गाड़ी के पीछे लिखवा रखा है पूर्व विधायक का पड़ोसी। तो ये इंडिया में ही हो सकता है, आप जानते हैं ना इस तरह का इन्फ्लुएंस यूज़ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटब्रेक का मतलब होता है फैलाव, सडन स्प्रेड किसी चीज़ का। वेंचर मैंने आपको बताया शुरू में ही, एंडेवर, अटेम्प्ट, रिस्क भरा कोई भी। स्कर्मिश भी आप देख चुके हो, स्कफल, स्कर्मिश, टसल, टग ऑफ वॉर, सब के सब बताते हैं किसी ना किसी जो है लड़ाई को, झगड़े को, रस्साकशी को। कंपाउंडिंग होता है कॉम्प्लिकेट बनाना, किसी चीज़ को और ज़्यादा जटिल बनाना ना, कंपाउंड करना। कह रहा द कोस्ट फॉर इंडिया कुड बी पोटेंशियली हाई एज 118 million वर्थ ऑफ its exports will fall under this proposed tariff and a range of sectors could be impacted। कह रहे जो कोस्ट है इंडिया के लिए, जो इंडिया के लिए कीमत है वो पोटेंशियली बहुत ज़्यादा हो सकती है, संभावित तौर पे बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। कह रहे क्योंकि इतने जो एक्सपोर्ट्स हैं 100 मिलियन वर्थ के कीमत के, वो फॉल करेंगे इस प्रपोज टैरिफ के अंदर, है ना, इस जो टैरिफ को जो अभी प्रपोज किया गया, लगाया नहीं गया है। और कह रहा है एक रेंज ऑफ सेक्टर, एक पूरी की पूरी रेंज है कई सेक्टर्स की, इससे इम्पैक्ट होगी। बहुत सारे सेक्टर्स के 118 मिलियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर यूएस 25% टैक्स लगाने वाला है, बड़ी कीमत इंडिया चुकाएगा। कोस्ट की वर्ब है कुड भी, एक्सपोर्ट्स की वर्ब है विल फॉल, प्रपोज्ड एक जो एडजेक्टिव है टैरिफ के लिए आया है, रेंज ऑफ सेक्टर्स की वर्ब है कुड बी इम्पैक्टेड। At this point in the fragile post-COVID-19 recovery, the world can hardly afford another tariff war, and that too one ways to protect a sector that has enjoyed low tax or tax-free operations across the world for decades। कह रहा है इस मौके पे at this point, और कौन सा मौका है, एक बहुत ही फ्रेजिल, बहुत ही कमज़ोर पोस्ट कोविड-19 रिकवरी का। सभी देश जो है कोविड-19 से धीमे धीमे रिकवर कर रहे हैं, है ना। कह रहे इस मौके पे दुनिया जो है ना कैन अफोर्ड कर सकती है, सह सकती है, हार्डली ना के बराबर। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। दुनिया ना के बराबर सह पाएगी इस कीमत को, और कीमत किसकी, टैरिफ वॉर की, टैक्स के ऊपर एक लड़ाई की। और कह रहा है एक वो वाली टैरिफ वॉर, दैट टू ये वो एक वाली जो शुरू की गई है, वेज की गई है प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए एक ऐसे सेक्टर को जिसने एंजॉय किया, जिसने मज़ा उठाया, लुत्फ उठाया या तो कम टैक्स का या टैक्स फ्री ऑपरेशंस का पूरी दुनिया में कई डेकेड्स के लिए। समझ गए ना। तो वर्ल्ड जो है ना के बराबर अफोर्ड कर पाएगा ऐसी टैक्स की एक लड़ाई को जो ऐसे सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वेज हो रही है, शुरू हो रही है, जिसके ऊपर कभी टैक्स लगा ही नहीं, या लग रहा है तो बहुत कम लग रहा है, कई दशकों से टैक्स के बिना इनके ऊपर ऑपरेशंस हुए हैं। समझ गए। वर्ड की जो वर्ब है कैन अफोर्ड, दैट की वर्ब है हैज़ एंजॉयड, सेक्टर के लिए आया है, इसको एंटीसीडेंट बनाया हुआ इसने दैट ने। वेज का मतलब होता है शुरू करना। व्हेन यू वेज अ वॉर, आप एक वॉर को स्टार्ट कर रहे हो या अंडरटेक कर रहे हो, उसकी शुरुआत कर रहे हो या उसको अपने जिम में ले रहे हो, है ना। वेज अ वॉर एक फ्रेज होता है। यहाँ पे हार्डली वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, हार्डली हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा। एक दूसरा वर्ड है हार्ड, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा, है ना। हार्ड एक एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, हार्डली एक एडवर्ब है। हार्डली का मतलब होता है क्लोज टू जीरो, ना के बराबर। हार्ड का मतलब होता है या तो जोरों से या बड़ी मुश्किल से, है ना। कोई काम करो मुश्किल से, वो भी हार्ड। किसी को आप मारो जोर से, है ना, वो भी हार्ड। तो हार्ड के दोनों ही मीनिंग है। हार्डली का सिर्फ एक ही मीनिंग है, ना के बराबर या क्लोज टू जीरो। इनकी पोजीशन हमेशा चेक कर लेना, ये वर्ब से पहले, ये वर्ब के बाद। कैसे यूज़ करूँगा, शी हिट हर अटैकर हार्डली, उसने हिट किया अपने अटैकर को जोरों से, बहुत जोरों से, है ना। जोरों से के लिए हार्डली नहीं, आप यूज़ करेंगे हार्ड को। और देखो हिट आपकी मेन वर्ब है, सबसे लास्ट में आ रहा है, हिट मेन वर्ब के बाद आ रहा है ना, पोजीशन भी ठीक है। शी स्पोक सो क्वाइटली दैट आई कुड हियर हर हार्डली, वो इतना धीमे बोलती थी कि मैं उसको ना के बराबर ही सुन पा रहा था, है ना। इतना धीमे बोलती थी कि क्लोज टू जीरो ही मैं सुन पा रहा था। हार्डली की पोजीशन क्या होती है, आप इसको मेन वर्ब से पहले रखेंगे, आई कुड हार्डली हियर हर। समझ गए ना के बराबर चाहिए, पोजीशन भी गलत है, तो अब हार्डली को यहाँ उठा करके ले आओ, हार्डली हियर हर। देयर इज हार्डली ए क्लाउड इन द स्काई टुडे, आज स्काई में ना के बराबर ही एक क्लाउड है। अब आप यहाँ बोलोगे हार्डली की पोजीशन बिल्कुल गलत है सर, आपको तो इसको मेन वर्ब से पहले रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रख लेना, एडवर्ब्स कभी भी लिंक वर्ब से पहले नहीं आती, उसके बाद आती हैं। कोई भी एडवर्ब हो उसको आप इज, एम, आर, वॉज वर्ग के पहले ना रखें। तो इस केस में हार्डली की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, देयर इज हार्डली ए क्लाउड इन द स्काई। समझ गए। थोड़ा लंबा था आज का आर्टिकल, ग्रामर रूल्स भी काफ़ी थे। आ जाओ फटाफट से अपना क्विज कर लेते हैं, है ना। ये आपका मुश्किल वाला क्विज है। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। थ्रोइंग इट्स वेट अराउंड द एनिमी फोर्स स्टार्टेड यूनिलेटरल फायरिंग एंड शेलिंग ऑन द स्मॉल आइलैंड नेशन प्रोवोकिंग अ वॉर। थ्रो करते हुए अपने वेट को अराउंड,
थ्रो द वेट अराउंड आप सीख चुके हो, इसका मतलब होता है मनमानी करना। कह रहा मनमानी करते हुए एनिमी फोर्सेस ने शुरू कर दिया यूनिलेटरल फायरिंग को, एक तरफा फायरिंग को और शेलिंग को, मतलब सामने से फायरिंग नहीं हुई, बस अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी है ना। और किस पे? इस छोटे से टापू नेशन पे, आइलैंड नेशन पे प्रोवोक करते हुए एक वॉर को। अब देखेंगे कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है ना, 4 में से। देखो सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मैंने, थ्रो इट्स वेट्स बिहाइंड। यहाँ पे वेट बिहाइंड का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। आप किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, अपने पूर्व विधायक जो पड़ोसी है उससे पुलिस वाले को फ़ोन नहीं करवा रहे हो, समझ गए ना। आप यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहे हो। थ्रो वेट अराउंड होता है मनमानी के लिए, थ्रो वेट बिहाइंड होता है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करोगे, है ना। तो ये बी हो गया आपका गलत। और वैसे भी बिहाइंड कर रहे हो, प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हो, तो इसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है भी नहीं, है ना। तो ये आपका बी तो गलत हो गया, क्योंकि गलत ईडियम को हमने यूज़ कर लिया। अब देखेंगे ए, सी और डी में से कौन सा सही है। देखो सी में क्या लिखा हुआ है, इसने अब जो है ना मनमानी करते हुए शुरू की फायरिंग और शेलिंग को स्मॉल आइलैंड नेशन पे, डिमांड करते हुए इसके सरेंडर को। इसने फायरिंग और शेलिंग की और बोला तुम सरेंडर कर दो। तो डिमांड के बाद में आप अगर वर्ब की तरह इसको यूज़ करें या पार्टिसिपल की तरह यूज़ करें, कभी भी इसके बाद में आप फॉर को यूज़ ना करें। डिमांड किसी भी चीज़ की करो बिना फॉर के, है ना। अटैक है, डिमांड है, ऑर्डर है, चाहे वर्ब फॉर्म में हो, चाहे इन्फिनिटिव फॉर्म में हो, चाहे पार्टिसिपल फॉर्म में हो, चाहे जेरेंट फॉर्म में हो, इसके बाद में नहीं आना चाहिए। तो ये फॉर भी गलत है। और उसी तरीके से यहाँ पे इसने फायरिंग को शुरू किया बिना जो है सुने, हीड किए इंटरनेशनल एडवाइस को। यहाँ पे हीडिंग जो है ये भी एक जीरेंड है। जीरेंड के लिए भी आप कभी भी टू को यूज़ नहीं करेंगे, हीडिंग टू नहीं होता, है ना। हीड नाउन अपने बाद में टू लेता है, लेकिन वर्ब, जीरेंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इस किसी फॉर्म में कोई प्रेपोजिशन को नहीं लेगा। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस केस में टू गलत है, इस केस में फॉर गलत है, इस केस में बिहाइंड गलत है। तो फर्स्ट वाला आपका सही हुआ, ए आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्लोज टेस्ट है, बहुत ही सिंपल है ना। 5वां थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लास्ट वाला, बाकी सब के सब सिंपल हैं। मैं इनके आंसर डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में लिंक्ड है, उसको आंसर्स को अपने मैच करना मेरे आंसर से, है ना। साथ ही साथ अपना स्कोर बताया करो कमेंट्स में, कितने मार्क्स आपको मिले। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। वोकैब शीट को आप डाउनलोड कर लेना फर्स्ट कमेंट से, आपको वोकैब शीट वहीं से मिल जाएगी, है ना। अंटिल देन साइनिंग आउट।